so that in case of unimolecular reaction, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को ना वी आल्सो कॉल एज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, इसी वजह से डाउट आ रहा था क्या? तो उसमें हमें शो करना है 99.9% कंप्लीशन टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ln c नॉट, और 99.9% रिएक्ट हो गया है तो बचा कितना है? 0.001 c नॉट इज kT। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? ln 1000 अपॉन k, which is roughly equal to 10 times ln 2 by k, और ln 2 by k क्या होता था? हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, और होमवर्क में कोई डाउट? होगा डाउट? बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन करा सकते? कौन सा? 21st। 21 क्या गिवन है 21 में? NH2 NO2 aqueous डिकम्पोज हो रहा है N2O और H2O में। ठीक है, सर उन्होंने पहले 15 डिग्री दिया है, फिर उन्होंने एसटीपी पे बोला है, तो टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट कैसे कर कैलकुलेट करना है, वही डाउट। 3 डिग्री पे तो रिएक्शन हुआ। ठीक है, ओके, वापस बोल सकते हैं, मेरे को सुनाई नहीं दी। 15 डिग्री पे रिएक्शन हुआ। ओके, हाँ सर। उससे N2O प्रोड्यूस हुई। करेक्ट। हाँ सर। अब उस N2O को कलेक्ट करके हम एसटीपी पे तो ले ही जा सकते हैं। अच्छा, ओ ओके सर। तो 6, इसका मोलर मास कितना आ रहा है? 62। तो इसके इनिशियली मोल्स कितने हैं? 0.1। ठीक है, पहले हाँ सर। चाहे 99% डिकम्पोजिशन का टाइम, और N2O कितना? तो भाई 99% डिकम्पोजिशन का टाइम क्या होगा? ln C नॉट बाय 0.01 C नॉट बाय K, ln 100 बाय K। सही है। हाँ सर। हाफ लाइफ दी है 2.1 आवर, तो ln 100 बाय ln 2 into 2.1, that is 2 by 0.3 into 2.1। सही है, तो 14 आवर से तो ये आंसर आ गया पहला। और दूसरा, मोल्स कितने हो जाएंगे N2O के? 99% ऑफ 0.1। ठीक है, हाँ और सर। एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, हाँ सर। और कोई डाउट? सर मोल्स ऑफ N2O के लिए बैलेंस करना पड़ेगा ना? ये है बैलेंस्ड रिएक्शन। हाँ ठीक है।
चलो, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो सर हाँ, कॉपी करा डन सर। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है? x प्लस वाई 2 होगा, करेक्ट? तो इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे? बोलो। 2011 2011 20 या 11, करेक्ट? हाँ 20 का क्या मतलब है? मतलब इस रिएक्शन का रेट केवल एक ही रिएक्टेंट से डिसाइड हो रहा है, करेक्ट? Yes, sir. और 11 का मतलब दो रिएक्टेंट इफेक्ट कर रहे हैं इसकी रेट को। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर से हायर ऑर्डर जो रिएक्शंस है ना, उनके लिए हमारे सिलेबस में केवल ए गोइंग टू प्रोडक्ट टाइप के रिएक्शंस हैं। मतलब एक रिएक्टेंट ही रेट इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो हमें कौन सा केस डिस्कस करना चाहिए इसमें? x is equal to 2 2. comma 0. 20 वाला। तो चलिए ऐसे रिएक्शन लिख लेते हैं। ए टाइम्स ए इज गोइंग टू प्रोडक्ट t इक्वल टू 0 पे लेट्स से सी नॉट। ठीक है, Yes, sir. यस सर। इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा बताओ? Minus 1 by a dA by dt -1 बाय ए डी ए बाय डी टी। equal to K times concentration of A to the का square. तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, क्या इंटीग्रल आ जाएगा इससे? ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके यूनिक फीचर्स भी लिख लेते हैं। तो इसमें कैन यू टेल मी व्हाट विल बी यूनिट्स ऑफ के? 1 by mole second 1 by mole second Liter. molar second बाय मोलैरिटी इनटू टाइम। हाँ इसमें 1 बाय ए वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। with a slope of AK and y intercept of 1 by C naught। ठीक है, Yes, sir. और हाफ लाइफ देखो इसकी क्या होगी?
क्या होगी हाफ लाइफ बताओ? One by 1 by a C naught AK. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। ओके, समझ में आया? हाँ सर। तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ वॉज directly proportional to C naught. First order half life was independent of C naught. Second order half life is इनवर्स प्रोपोर्शन। inversely proportional to C naught. नोट कर लिया? हाँ सर। Yes, sir. चलो अब इसका ये वाला केस भी डिस्कस करते हैं कि दो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। तो अब हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे? अब दो रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे, करेक्ट? Yes, sir. यस। तो T इक्वल टू T पे क्या होगा? A नॉट माइनस A एक्स, naught minus X, B naught minus X, T and नॉट माइनस एक्स एक्स। अब इसकी डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनेगी बताओ? Minus dA by dt equal to dB by dt. नो, who is telling me the differential rate law? Equal to is K equal to times k into a raised A to into B. t raised to। ठीक है, एक्स में बना लेते हैं ये इक्वेशन। ठीक है, हाँ सर। क्या आएगा इसका इंटीग्रल? सर माइनस साइन जाएगा नहीं क्या? तो इंटीग्रेट करके ये करेक्ट। तो ये आपने इंटीग्रल कैसे निकाला? इंटीग्रेशन तो आता है ना तुम लोगों को, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन से किया है इसको। अच्छा, ओके। कर लिया नोट यहाँ तक? सर एक मिनट। सर सर मैं नहीं समझा आपने इंटीग्रेशन कैसे किया इसका। हाँ सर, मैं भी नहीं समझा। यार इंटीग्रेशन मत कर लो, मत करो, बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है।
Don't you know how to do such integrals? नो सर, अभी तक मैथ्स में नहीं किया है। वही में किया है ये, फिजिक्स में किया होगा ना कैलकुलस। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं था उसमें। नहीं था उसमें सर। नहीं था उसमें। तुम लोग ये सब तो करना चाहिए। वैसे ब्रेक करते हैं। और कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो। एक ये मिल गया, एक ये मिल गई। ठीक है इक्वेशन। हाँ सर। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, बी को माइनस ए लिखेंगे। अब कर लोगे इसके आगे? हाँ सर, अब हो जाएगा। Now, as I told you, सेकेंड और हायर ऑर्डर के हम लोग के सिलेबस में किस टाइप के रिएक्शंस हैं? इसमें एक ही रिएक्टेंट से डिटरमिन होता है। इससे एक रिएक्शन से ऑर्डर डिटरमिन, करेक्ट? यस सर। बट इसी सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट केस आता है। व्हाट विल हैपन इज ए नॉट एंड बी नॉट आर इक्वल। तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर। सर मतलब डिफाइंड नहीं होगा ना सर, क्योंकि वो डिनम, हाँ वही। I am still waiting for a correct answer. ए जीरो हो जाएगा। रिएक्शन प्रोसीड जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगा। सर ए विल प्रोसीड। बिकम इनफिनिटेसिमल। हाँ सर। सर टाइम इनफिनाइट लगेगा। रिएक्शन डज अरे नॉट नहीं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, के इनफिनिटी हो जाएगा फिर। बट 1/0 तो डिफाइंड है। ऐसे तो टाइम को भी इन्फिनिटी बोल सकता है। बट एलएचएस में तो जीरो बाय जीरो होगा ना। 0 into infinity। एक क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होना चाहिए उसके लिए, और टाइम तो हमेशा मतलब नॉर्मली रिएक्शंस में टाइम इतना भी बड़ा नहीं होता, तो आइडियली वी ओनली हैव टू इंक्रीज के, राइट? और कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा विद टाइम, सेम ही रहेगा। वही एट इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैं एक रिएक्शन में दो चीजें बराबर ले लूं तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। नहीं सर शायद फिर 8
तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 वाले से हो जाए फिर। इक्विलिब्रियम में है। तो फिर पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। पिछले 2-3 महीने से इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, हाँ, तो ये तो मालूम है कि ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि बहुत 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 कम रिएक्टेंट बचे एंड में। मतलब अगर 2 रिएक्टेंट को इक्वल ले लिया तो हर रिएक्शन में बहुत कम रिएक्टेंट बचेगा, तो पूरी थर्मो पढ़ना ही बेकार हो गई। डेल्टा जी नॉट और के निकालना ही सब बेकार हो गया। सर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट होगा तो फिर वो सेकंड ऑर्डर होगा कि नहीं होगा पता नहीं। क्यों नहीं सर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। लिया, उससे ऑर्डर थोड़ी ना बदल जाएगा। दोनों को बराबर ले लिया, उससे ऑर्डर थोड़ी ना बदल जाएगा। हाँ सर, एक सेकंड वापस एक बार सॉल्व कर। अरे यार तुम लोग बस यही इक्वेशन 81 हो गया क्या? इसी के नहीं सर, स्टार्ट से वापस सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब लेके ए नॉट माइनस एक्स दोनों लेके। सर इंटीग्रल पार्ट को वहां पर स्क्वायर कर देंगे। x का स्क्वायर हो गया या इंटीग्रल, अब ये रिजल्ट ही नहीं आएगा। हाँ सर, वही वापस सॉल्व करना पड़ेगा। अरे ये सही वाला इंटीग्रल हो गया भाई। ऐसे सोचो ना, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर सेम है, हाँ का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, उनकी स्टोइचियोमेट्री सेम है, तो उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है एज फार एज काइनेटिक्स इज कंसर्न। So it becomes a reaction of type A going to product. Okay? हाँ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शन। और अब ये सिलेबस के अंदर हो गया, अब तो ये इसी तरह की इक्वेशन देगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब तुम लोग इससे भी निकाल नहीं पा रहे, मैथ्स में कर क्या रहे हो तुम लोग? व्हाट चैप्टर आर यू डूइंग इन कैलकुलस? डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट्स हो चुका है। हाँ, लिमिट्स हो गया। बी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट ऐसे बोलते हैं 0/0। क्या किया फिर लिमिट्स में यार तुम लोगों ने? कैसे करेंगे? बी नॉट को रखेंगे ए नॉट प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हाँ सर। फिर सॉल्व करते लिमिट, यही आ जाता आंसर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस इसमें डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ये कंडीशन, बताओ। डिनोमिनेटर में ए नॉट माइनस एक्स को इग्नोर कर देंगे। ए नॉट माइनस एक्स को इग्नोर कर दोगे, ठीक है? न्यूमरेटर में माइनस एक्स को इग्नोर कर देंगे। हाँ डिनोमिनेटर में कैसे करोगे? इंटीग्रल में बोल रहा हूँ। सर x ए नॉट से भी छोटा होगा तो वी कैन डेफिनेटली इग्नोर बी नॉट के सामने x। हाँ, तो क्या लिखते हैं इक्वेशन? तो ये बनेगा ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा।
कोई एक क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, हाँ और ये देखो अब फर्स्ट ऑर्डर हो गए। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर हाँ, रिएक्शन हैज चेंज टू फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर ये सिलेबस के अंदर आ गया। इसका मतलब समझो, देखो इसमें हुआ क्या। हमारा इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या था? ऐसे था, ठीक है। हाँ अब अगर हमने बी को बहुत ज्यादा ले लिया तो क्या होगा? बी बहुत ज्यादा ले लिया तो पूरे रिएक्शन में बी की कंसंट्रेशन में तो कोई सब्सटेंशियल चेंज होगा ही नहीं। समझ लो, हाँ हाँ, बी की कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट पूरे रिएक्शन में कांस्टेंट ही रहेगी जो स्टार्टिंग में ली थी। करेक्ट? यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के इंटू ये जो बी होगा ये हमेशा बी नॉट रहेगा। ये पूरा एक कांस्टेंट है। देखो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना ये। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सर बट टाइम टेंडिंग मतलब बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए भी फिर ये वैलिड नहीं होगा ना इक्वेशन? के बाद भी जब ए पूरा रिएक्ट हो जाएगा तब रिएक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ। हम्म। तो वो वाला एम्बिग्विटी से तभी अराइज होगा ना जब ए भी एक्सेस में लिया है हमने। क्या? मतलब मैंने अभी जो बोला कि टाइम टी इंफिनिटी पे ये इक्वल ये होल्ड नहीं करेगा, तो वो तभी होगा ना कि जब ए भी हमने एक्सेस में ले लिया हो। क्या होता है? सॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरा बहुत ज्यादा। तो तुम ए को किससे बहुत ज्यादा ले रहे हो? अच्छा ओके। अरे हाँ सर, समझा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5. हाय। Three. 3. समझ में आ गया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ। 2. ओके, नोट कर लिया? सर आप प्रीवियस मिनट पेज दिखा सर। सकते हो क्या?
तो बेसिकली अगर एक बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं रहता है, मतलब कंपैरेटिवली, तो इसलिए हम लोग उसका ऑर्डर काउंट काउंट नहीं करते ना। वो कांस्टेंट हो जाएगा पूरे रिएक्शन में। हाँ हाँ। ओके सर। डन सर। सर प्रीवियस सर वो वाला हो गया सर। इससे हायर ऑर्डर्स के लिए हम लोग एक जनरल डिस्कशन ही कर लेते हैं ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और यहाँ हम लोग केवल कौन से टाइप ले रहे हैं? A going to products। ठीक है, तो ये आ गई इंटीग्रेटेड डेडलॉक। अग्रीड? यस। ठीक है, और ये हो गई हाफ। सर सर हमें सेकंड ऑर्डर में वो लॉन वाली इक्वेशन याद रखनी है क्या? तुम्हारी मर्जी है, आ गया कभी एग्जाम में। ऐसे तो सिलेबस में मेंशन नहीं है। ओके। सर सेकेंड ऑर्डर में हमने दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 क्यों लिए थे? अगर वन नहीं लेते तो इंटीग्रल और डिफिकल्ट हो जाता है। तुम लोग वही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, होना हो तो कुछ भी हो सकता है। कर लिया नोट? 1 मिनट।
हो गया। सर 1 मिनट के लिए प्रीवियस में। हाँ सर हो गया। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। प्रॉब्लम की गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड तो कैन बी, अगर एक प्रॉब्लम में के यूनिट्स गिवन हो, ठीक है, इससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। यस सर। Correct? And so on. कर लिया नोट ये? Yes. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ग्राफ बना के। ग्राफ बना के। तो ये उन प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे जिसमें वेरियस टाइम्स पे एक ही कंसंट्रेशन हमें दी गई है। जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन वेरियस टाइम्स पे हमें दी गई है। तो इस तरह का टेबल हमें प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम स्टार्ट करेंगे। पहले ग्राफ बनाएंगे ए वर्सेस टी का, ठीक है। यस सर। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया तो इसका मतलब द रिएक्शन है जीरो ऑर्डर। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो हम लोग फिर अगला ग्राफ किसका बनाएंगे? 1/a versus t। ln a वर्सेस टी का। सर। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया मींस फर्स्ट ऑर्डर। ये भी नहीं आया स्ट्रेट लाइन तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें सब ट्राई करने पड़ेंगे एक के बाद एक। ओके,
ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो अगला कौन सा बनाएंगे? 1/a². बाय ए स्क्वायर एंड सो ऑन। कर लिया नोट? सर एक मिनट। सर ए के अंदर आपने वेरिएशंस कैसे डाले हैं समझा सकते हो एक बार? ए लॉन ए 1/a वो सब आया कहाँ से? कोई बता सकता है वेदांत को ये सब आया कहाँ? पेज देखना अपने नोट्स का। नोट्स में लिखा है। आया। चले आगे। एक मिनट। मान से हो गया सर। पिछले वाले का ही एक और तरीका है करने का। मान लो हमें ग्राफ नहीं बनाने का मन है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। मान लो वेरियस टाइम्स पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली, तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉज यूज करते हैं। तो हम T1 की इंफॉर्मेशन सपोज यूज करके के निकालते हैं बाय इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और T2 की भी इक्वेशन यूज करके निकालते हैं। अब अगर ये दोनों के इक्वल आ गए, इट मीन्स इट इज अ जीरो ऑर्डर। समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर, स्लोप सेम हो गई। हम मैथमेटिकली चेक कर रहे हैं कि ये वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। ओके? हाँ यस सर। अगर इक्वल नहीं आए तो फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करेंगे। ठीक है? सर K2 इक्वल्स टू A0 माइनस A2 बाई T2 होगा ना? ओके ओके। ओके? यस सर। हो गया नोट? सर सर एक सेकंड।
यस सर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर। Next we can discuss हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या होगा, देखो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n, करेक्ट? हाँ सर। हाँ तो अगर हम दो अलग अलग कंटेनर्स में एक्सपेरिमेंट करें और दोनों बार इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हाफ लाइफ अलग अलग आएगी। हाँ सर। यस सर। तो एक मिनट सर, क्या अलग अलग लिया तो? इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। हाँ हाँ सर। करेक्ट? यस यस सर। सर। तो हमें दोनों एक्सपेरिमेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स की हाफ लाइफ पता है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन कैलकुलेट एंड, ओके, ठीक है? हाँ नोट। हाँ सर सर। आप 1 मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? थैंक यू सर, हो गया सर। Next we can discuss initial rate method। तो से मान लो हम दो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ए नॉट की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में इनिशियल रेट मतलब जिस रेट से रिएक्शन स्टार्ट होगा वो भी अलग अलग मिलेगा, करेक्ट? मान लो इसमें R1 मिला, इसमें R2। अब इस रिएक्शन की रेट होगी क्या इनिशियल रेट? सही है? हाँ हाँ सर। तो व्हाट आई कैन राइट, एंड निकल आएगा इससे। यस सर। So these are methods by which we will find
order of reaction. Okay, सर बोलो. सर वो आपने गलत लिख दिया गलती से, वो ए नॉट बाहर लिख दिया वो. क्या कह रहे हो? सर वो ठीक है, वो आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए फिर नीचे वो नॉट लिखा है वो. मतलब स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन वही तो इनिशियल रेट होगा. सर वो ए नॉट की बात करता है. हाँ, ए नॉट यहाँ मैंने लिखा है, सही है वो. हाँ सही है. ओ ओके. तो ये तो हो गया डिस्कशन ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस ए गोइंग टू प्रोडक्ट. अगर एक रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट रेट इफेक्ट कर रहे हैं, मान लो ऐसा एक रिएक्शन, अब इसका हमें ऑर्डर निकालना है. ओके, जब सेवरल रिएक्टेंट्स रेट इफेक्ट करते हैं, then there is only one method by which we can find order, and that is initial rate method. Okay, तो इसमें मान लो अब ऐसी टेबल दी है. ठीक है, तो अब चलो कंपेयर करते हैं. अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर करूं तो क्या दिख रहा है? बी और सी तो सेम है. एक Yes. 2 बार है. को डबल किया तो रेट में जो भी चेंज होगा वो केवल ए की वजह से होगा. हाँ सर. ए को डबल करने से रेट क्या हो रहा है? 8 टाइम्स क्यूब हो रहा है. ए की होगी. हाँ सर. विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी 3. ठीक है, हाँ एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को कंपेयर करें. 0 हो जाएगा. ए सी सेम है, बी को डबल किया, रेट में क्या चेंज हुआ? कोई चीज. Change. तो b raised to 0. ठीक है, हाँ हाँ, सर. हाँ सर. और उससे हाफ हो गया c से. तो कंपेयर c raised to minus. में yes sir. सी को डबल किया, yes sir. रेट हाफ हो गई. yes sir. हाँ c raised to minus 1. 3/2. तो रेट का ये एक्सप्रेशन आ गया. हाँ, अच्छा. ठीक है, हाँ सर. sir. यस सर. समझ में आया? yes यस sir. सर. सर हेडिंग क्या डालना था सर? भाई मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर में सर तो वो ये आप कौन सा में आता है ये वाला? अच्छा, नहीं एक मेथड है, बट यहाँ पे मोर देन वन रिएक्टेंट आर डिसाइडिंग ऑर्डर. ओके, yes sir.
सर आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हो क्या? हाँ सर प्लीज। डन सर, थैंक यू। चलो स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम।
हो गया कंप्लीट? यस सर। सर एक मिनट, ऑलमोस्ट हो गया। हो गया सर। 35 में डाल दो। इसमें सर 35 में 35 में क्या डाउट आया बताओ? कैसे करेंगे नहीं समझ आ रहा मुझे। भाई उसमें तुम्हें टाइम के साथ अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करते थे? सर यही वाला जो बोर्ड पे है। बोर्ड पे वही यूज करना है। हाँ सर। सर यहाँ पे 0.059 और 0.06 को सेम ले सकता है ना? लेकिन उससे ए में कोई फर्क नहीं आ रहा पर बी में ड्रास्टिक चेंज आ रहा हाँ है। वही ये होता है। 0.059 और 0.089 ये जो दो वैल्यूज हैं इनको एक्सपेरिमेंटल एरर की तरह मान रहे हैं ना? ओके ओके सर। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। जस्ट 1 मिनट। सर तब तो 0.59 वाले को सही मान के और 0.6 वाले को गलत भी मान सकता है कोई। सर कौन सा? हाँ क्या कह रहे हो? तो इनमें से कौन से एरर है वो आपको कैसे पता हो? अरे यार कौन सा एरर? जो मल्टीपल देखो 0.06 0.09 सब सेम आंसर दे रहे हैं ना? ए ठीक है, बी नहीं आ रहा है। बी रेस टू 0 होगा। लिनियरली है इसलिए क्या? सॉरी, बी का ऑर्डर 0 होगा, डायरेक्टली उससे कोई चेंज नहीं आ रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए। बी का ऑर्डर 0 है। हाँ हाँ ओके ओके तो ठीक है, हो गया। और लास्ट इंफॉर्मेशन को निगलेक्ट ही कर दो बस। हाँ चलो होमवर्क में क्या करोगे? एफबीओ स्टार्ट किया है नहीं क्या? सर। नहीं सर। नहीं सर। तो एफबीओ 1 to 60 ओके सर रेट लॉ के अंदर 3 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 26 एंड 28 29। कर लेना अच्छा कंप्लीट। ओके, मैं पढ़ा दिया सर। सर ये छोटा चैप्टर है क्यों? यस और 2 क्लास लगेगा क्या सर? बिकॉज एफबीओ के क्वेश्चन है नहीं। से 5 क्लास लगेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो विल स्टॉप हियर।